हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जांपल 3.1। यहाँ है एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो एक कॉपर वायर गिवन है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है और उससे करंट जो पास कर रहा है वो भी गिवन है 1.5 एम्पियर। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि करंट को कैरी कर रहे हैं उनकी हमको यहाँ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करनी है। यहाँ गिवन है और साथ में एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो एक कॉपर एटम के पास एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, ये हम यहाँ पर एज्यूम करके चलेंगे इस क्वेश्चन के लिए। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। साथ ही यहाँ पर कॉपर की डेंसिटी गिवन है या फिर कहें यूनिट वॉल्यूम का मास गिवन है कॉपर के लिए। ओके, और एंड इट्स एटॉमिक मास इज 63.5 यूनिट और साथ ही कॉपर का एटॉमिक मास गिवन है। ठीक है, इसका हम यूज करेंगे जैसे भी हमको जरूरत पड़ेगी वैसे ही। ओके, सेकेंड पार्ट में हमको यहाँ पर कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड एवर विद, जो भी हम यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करेंगे उसको कंपेयर करना है हमें। किसके साथ कंपेयर करना है? थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स। तो थर्मल स्पीड निकालेंगे हम किसकी? कॉपर एटम्स की, क्योंकि कॉपर एटम्स हैं, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्री कर देते हैं वो। ठीक है, तो वो आयनाइज्ड एटम हो जाते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं तो वो वाइब्रेशन करते हैं। ठीक है, तो उनका जो वाइब्रेशन करते हैं तो उनकी हमको थर्मल स्पीड कैलकुलेट करनी है। किसकी थर्मल स्पीड किसकी कैलकुलेट करनी है? कॉपर एटम की। उसको कंपेयर किसके साथ करना है हमको? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, सेकंड किसके साथ कंपेयर करना है फिर हमको? स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। ठीक है, तो जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उस कंडक्टर पे या फिर कहें हम जो करंट फ्लो करा रहे हैं बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, सिंपल सी बात है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा उस कंडक्टर वायर में, तो वहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोपेगेट करेगा। कितनी तेज़ी से इलेक्ट्रिक फील्ड बना उस कंडक्टर वायर में, तो उसकी स्पीड, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम वो किस स्पीड से अप्लाई हुआ या फिर प्रोपेगेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड ने किस स्पीड के साथ, उस स्पीड को हमें कंपेयर करना है किसके साथ? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड या फिर वेलोसिटी कहते हैं, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड के साथ हमको कंपेयर करना है किसको? जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट किया उसकी स्पीड के साथ। ठीक है, विच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन, जिसने कि ड्रिफ्ट मोशन दिया, या फिर कहें जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, सिंपल, वो कॉज कौन है उसका? जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और देखिए ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हमने पहले नोट कर लिया है। ये क्वेश्चन में तो गिवन है नहीं, बुक में भी गिवन नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास 11 से लिया गया, इसकी यूज होगा, तो हम यहाँ इसको लिख लेते हैं पहले ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को। इसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, करंट और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। करंट कितना गिवन है? 1.5 एम्पियर। ओके, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ए होता है दिस इज 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। ऐसा इस सिस्टम में यूनिट्स हैं, आई गिवन है, ए गिवन है। हमको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, दिस इज वीडी। इसके रिलेशन भी किया था हमने। तो करंट और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड का क्या रिलेशन होता है, ये हमको यहाँ पे कैलकुलेट ही करना है। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, वेरी फेमस रिलेशन। यहाँ से हमको वी डी निकाल लेना है। ओके, तो वी डी कितना आएगा? आई अपॉन एन ई ए। एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो भी वायर हम यूज कर रहे हैं, वी डी ड्रिफ्ट स्पीड है ही, और आई क्या है? करंट। एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ही होती है ये, जनरली इसको हम वी डी से ही लिखते हैं। ठीक है, तो आई यहाँ हमको गिवन है 1.5 एम्पियर, लिख देते हैं। चलिए, एन क्या है पता ही नहीं है हमको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कॉपर वायर में वो अभी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ए क्या है? दिस इज 1.0 इंटू 10⁻⁷। सारी वैल्यूज लिख दी हमने यहाँ पर, हमारे पास नहीं है अब एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं अब, किसको? एन को।
n इज व्हाट, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या फिर पर मीटर क्यूब वॉल्यूम, ओके, सिंपल है, ये होता है। अब देखिए यहाँ इसने कहा है एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कंट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो एक कॉपर एटम के पास एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, तो उस कॉपर वायर में जितने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही एटम्स हैं, ठीक है। हमको पता करने हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में, तो हम पर यूनिट वॉल्यूम में एटम्स काउंट कर लें तो वो उसी के बराबर होंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ एज्यूम करना है ये चीज़ हमको कि एक एटम के पास एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, तो सिंपल सी बात है कि इतने कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही एटम्स होंगे। तो या फिर हमको ये निकालना है यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ एटम्स या फिर नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, कॉपर की ही बात चल रही है, सिंपल, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, ओके, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने कॉपर एटम हैं वो हमको पता चल जाए तो वो n हो जाएगा, ओके। तो ये हमको निकालने के लिए यहाँ पे एक हिंट दी हुई है, डेंसिटी ऑफ कॉपर इज दिस 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका मीन्स क्या है, देखिए इसका मीन्स सिंपल ये है कि अगर हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक कॉपर मटेरियल ले लें, ठीक है, ये हमने एक कॉपर का मटेरियल का एक पीस लिया जिसका क्या वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, ओके। ये क्या है, 1 मीटर क्यूब का कॉपर का मटेरियल का एक पीस, ओके। इसका मास कितना है, वो ये है, इसका मास कितना है, इसका मास है 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। 1 मीटर क्यूब का है पीस, तो उसका इतना मास है, तो डेंसिटी का मीन्स ही ये होता है, ओके। तो हमको पता क्या करना है, पर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने कॉपर एटम हैं या फिर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो चीज़ पता करनी है। तो इसमें हमको एटम पता करने हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में या फिर मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने कॉपर एटम है, क्योंकि इसमें एटम्स होंगे कॉपर के, है ना, बहुत सारे एटम होंगे इसमें, ओके। तो ये क्या है, कॉपर एटम्स। तो कॉपर एटम्स का हमको क्या पता करना है, अब नंबर ऑफ कॉपर एटम्स पता करना है, इसके अंदर कितने हैं। तो वो पता करने के लिए देखिए इन सारे कॉपर एटम्स का मास कितना है, इतना, ठीक है। तो हम यहाँ नोट कर लें इस चीज़ को, क्या, मास ऑफ कॉपर एटम्स इन 1 मीटर क्यूब कितने हैं, कितना मास है उसका, 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ओके। 1 मीटर क्यूब में इतना मास है, क्लियर है बात। अब हमको क्या करना है, हमको पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो हमें जितनी भी एटम्स हैं ये इसमें, वो पता करने के लिए एक एटम के अगर मास से डिवाइड कर दें इस चीज़ को, ठीक है, 1 एटम के मास से इस कंप्लीट मास को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, इसमें कितने होंगे। तो एक एटम का मास कितना होगा वो हमको यहाँ पर निकालना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, मास ऑफ नंबर ऑफ कॉपर एटम पर यूनिट वॉल्यूम में पता करने के लिए, ठीक है, नंबर्स पता करना है, मास तो गिवन है कॉपर एटम्स का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना है, ठीक है। तो हमको यहाँ पता करना है नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम। तो कैसे करेंगे, इस वैल्यू को 9.0 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक एटम के मास से, ठीक है। कंप्लीट पीस का मास ये है, बहुत सारे एटम हैं इसमें, एक एटम का मास पता चल जाए और उस एटम के मास से इस मास को डिवाइड कर दें हम, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, कितने इसके अंदर एटम है, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो ये निकालने के लिए हमको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है हमको किससे, मास ऑफ 1 कॉपर एटम, ओके, मास ऑफ 1 कॉपर एटम।
तो वो कैसे निकालेंगे अब हम, बताइए। सिंपल, एक कॉपर एटम का हमको मास निकालना है, तो मास ऑफ वन कॉपर एटम कैसे निकल के आएगा। मास ऑफ वन कॉपर एटम का यूज निकालने के लिए हम इसका यूज करेंगे, यहाँ पे एटॉमिक मास का 63.5 यूनिट गिवन है। अब इसका क्या मीन्स है, देखिए ये एटॉमिक मास गिवन है 63.5 यूनिट। देखिए एटॉमिक मास का सिंपल सा मीन ये होता है, एटॉमिक मास का सिंपल सा मीन क्या होता है कि एटॉमिक मास को अगर हम ग्राम में ले लें 63.5 ग्राम, ठीक है, कॉपर का ही अगर हम इतना ग्राम ले लें तो ये मास किसका होगा, ये मास होगा 1 मोल एटम का। 1 मोल एटम्स ऑफ कॉपर, मास ऑफ 1 मोल एटम्स ऑफ कॉपर इतना होगा। एटॉमिक मास का सिंपल सा मीन्स क्या होता है कि जितना भी एटॉमिक मास गिवन है अगर हम उसको ग्राम में ले लें तो वो मास किसका होता है, 1 मोल एटम का होता है वो मास। और कौन से मटेरियल का, जो भी मटेरियल हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स, ठीक है, 1 मोल एटम्स का जितना मास होगा वो एटॉमिक मास होता है। सिंपल सी बात तो ये होती है ना। तो मास ऑफ 1 मोल एटम तो इतना है, तो एक एटम का मास चाहिए, 1 मोल में कितना नंबर होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है। तो मास ऑफ 1 मोल मीन्स एवोगैड्रो नंबर, दिस इज 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, पता होगा आपको। तो इतने एटम्स का मास ऑफ कॉपर कितना है, 63.5 ग्राम। ओके, तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 कॉपर एटम, 1 कॉपर एटम, इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, 63.5 ग्राम अपॉन दिस वैल्यू 6.02 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। ओके, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ 1 कॉपर एटम, वही हमको चाहिए था। तो यहाँ पे रख के इसको डिवाइड कर लेंगे, इस नंबर को किससे, इस नंबर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा मास ऑफ 1 कॉपर एटम, सिंपल सी बात है। और देखिए अगर आपको सिंपल फॉर्मूले से करना है, डायरेक्ट ये मैन्युअली नहीं करना है इस तरीके से, तो देखिए एटॉमिक मास, एक फॉर्मूला होता है एटॉमिक मास इन ग्राम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, तो वो हमको देता है क्या, वो देता है हमको मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। जिस भी हम एलिमेंट की या फिर जिस भी मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, एटॉमिक मास कितना है 63.5 यूनिट है, तो इसको ग्राम में लिख देंगे 63.5 ग्राम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, दिस डायरेक्ट ये निकल के आ जाएगा डायरेक्ट मास ऑफ 1 कॉपर एटम। तो या तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लीजिए आप, या फिर मैनुअली समझ के कर लीजिए, से एक ही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो लेकिन ये न्यूमेरिकल को हमको किलोग्राम में करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में यूनिट्स होती हैं, तो यहाँ हम 10 टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 टू पावर -3 किलोग्राम में कर देंगे इसको, सिंपल। ओके, तो ये मिल गया हमको मास ऑफ 1 कॉपर एटम। तो यहाँ पुट कर देते हैं इस चीज़ को, तो हमको आ जाएगा नंबर ऑफ कॉपर एटम्स इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ठीक है, वही होगा n। यही तो होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉपर एटम पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज n, यही तो होना चाहिए n। यहाँ हमने लिख दिया नंबर ऑफ कॉपर एटम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम, या फिर नंबर ऑफ कॉपर एटम इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, सिंपल सी बात एक ही है। तो n इक्वल्स टू इज दिस, तो n इक्वल्स टू कितना होगा, ये हमने यहाँ से निकाल ही लिया है। ये कैलकुलेशन की है हमने किसके लिए, मास ऑफ 1 एटम के लिए। ये वाली कैलकुलेशन किसके लिए की थी हमने, मास ऑफ 1 कॉपर एटम, ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन की थी हमने। तो इस वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9.0 इंटू 10 टू पावर 3 किलोग्राम अपॉन दिस वैल्यू 63.5 इंटू 10 टू पावर -3 किलोग्राम अपॉन 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। और देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट लेस क्वांटिटी आएगी, वो के एक नंबर ही होगा। ओके, सो दिस इज n, नंबर ऑफ व्हाट, कॉपर एटम्स पर मीटर क्यूब वॉल्यूम, या फिर इन मीटर क्यूब वॉल्यूम, वही क्या है, नंबर ऑफ कंडक्शन
पर मीटर क्यूब वॉल्यूम, एक ही चीज़ है ये, n और एटम्स और उतने ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो इस वैल्यू को हम सिंपल यहाँ यूज़ कर लेते हैं। सो वी डी इक्वल्स टू वॉट, दिस इज 1.5 अपॉन n इज दिस, n को थोड़ा सा और यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाइज करके 9.0 इंटू इस वैल्यू को ऊपर ले जाते हैं 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, ओके, अपॉन व्हाट दिस 63.5 इंटू 10 टू पावर -3 किलोग्राम। सॉरी, किलोग्राम तो अब कैंसिल हो ही गया, तो किलोग्राम की तो कोई बात ही नहीं है। ये वैल्यू नीचे रह जाएगी, ये वैल्यू कंप्लीट ऊपर पहुंच जाएगी। यहाँ 9.0 इंटू 10 टू पावर 3 भी रह गया साथ में, एक और लिख देते हैं 10 टू पावर 3, ठीक है। पहले से ऑलरेडी था 9.0 इंटू 10 टू पावर 3, 9.0 इंटू 10 टू पावर 3, और ये 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 ऊपर आ गया 6.02 इंटू 10 टू पावर 23, और नीचे कौन बचा 63.5 इंटू 10 टू पावर -3, 63.5 इंटू 10 टू पावर -3। सो दिस इज n। तो इस n को हम यहाँ पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, कुछ मल्टीप्लाइज कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, चलिए पहले लिख लेते हैं 9.0 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 10 टू पावर 3, ओके, अपॉन कितना दिस 63.5 इंटू 10 टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाकी की वैल्यूज़ 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 1.0 इंटू 10 टू पावर -7, ओके। तो ये वैल्यूज़ जो है 63.5 इंटू 10 टू पावर -3, इसको ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, तो इसको यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 63.5 इंटू 10 टू पावर -3, तो यहाँ से इसे हटा देते हैं, ओके। तो ये हो जाएगी वैल्यू इतनी। अब क्या करना है हमको, देखिए ये जो वैल्यूज़ हैं इनको एक साथ कर लेते हैं, 10 टू पावर -3 को नीचे ले जाते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ रहेगी, -3 तो प्लस के 3 हो जाएंगे, ओके। तो ये प्लस के 3 और प्लस के 3, 10 टू पावर कितना हो जाएगा 6, और ये 23 के साथ 6 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 29, ओके। 23 प्लस 6 29, क्लियर है। और ये देखिए -19 -7 कितना हो जाएगा 10 टू पावर -26, ऐड हो जाएंगे ये 10 टू पावर -26, ओके। और ये 29 और 10 टू पावर -26, 29 -26 कितना हो जाएगा 10 टू पावर 3, तो ये भी यहाँ से हट जाएगा, तो 10 टू पावर 3 इंटू 1.6, अभी ये बचा हुआ है मल्टीप्लाई में 1.6, तो इतना हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, कुछ मल्टीप्लाइज कर लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.5 और 63.5 को। मैं यहाँ मल्टीप्लाई का डायरेक्ट रिजल्ट लिखे देता हूँ, वो आप खुद कर लेंगे। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होगा 95.25, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 95.25, ओके। और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 इंटू 6.02 को, सो 9 टू ज़ा 18 और ये 9 6 ज़ा 54, ओके। मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23, मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर 3, ओके। अब 54.18 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, आप खुद कर लेंगे ये मल्टीप्लाई। ये होगा हाँ 86.688, 86.688, ओके। अब ये जो 10 टू पावर 3 है इसको ऊपर ले जाते हैं हम, मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -3, और ये वाला डिवाइड कर लेंगे 86.688 से डिवाइड करेंगे 95.25 को, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आएगी, इस डिवाइड को आप करेंगे तो सिंपल मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखे देता हूँ 1.09 समथिंग जाएगा इंटू 10 टू पावर -3। इसको जब हम वहाँ राउंड ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगा सिंपल 1.1 इंटू 10 टू पावर -3, और मीटर पर सेकंड में ही आएगा क्योंकि हमने जो सॉल्यूशन किया है वो ऐसा ही सिस्टम में किया है। तो वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात करें तो ड्रिफ्ट स्पीड किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में, तो दिस इज द वैल्यू -3 है ये, तो ये mm भी कह सकते हैं हम इसको सिंपल 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कंप्लीट को यूज कर लेंगे जहां हमको जैसी ज़रूरत होगी, ऐसा ही सिस्टम में या फिर
मिलीमीटर पर सेकेंड में, तो बहुत ही कम होती है, वेरी स्मॉल वेलोसिटी 1.1 mm पर सेकेंड, ठीक है, वेरी स्मॉल वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट स्पीड। पहले भी हमने बात की थी जब भी हमने इसका रिलेशन किया था ड्रिफ्ट स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड को जो हम कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट ए का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे पार्ट बी का सॉल्यूशन, इसी के साथ हम कंपेयर करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की यहाँ ज़रूरत होगी तो उसी को नोट कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की ही ज़रूरत पड़ेगी, तो इसी को नोट कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है जो हमने कैलकुलेट की है, दिस इज 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमने एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड हमने कैलकुलेट कर ली है, किसकी, ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, किसकी है ये, ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की क्या है ये, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड। अब बात करते हैं पार्ट बी की, ओके, पार्ट बी की बात करते हैं। तो बाकी की चीज़ों को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, उनका कोई काम है नहीं अब, ओके। पार्ट बी देखते हैं अब इसका। इस पार्ट बी में हमको थर्मल स्पीड निकालनी है, किसकी, कॉपर एटम की। अभी किसकी निकाली है ये, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की। तो थर्मल स्पीड, तो एटम्स क्या करते हैं, आयनाइज्ड एटम होते हैं जो कि पॉजिटिव आयंस होते हैं किसी भी कंडक्टर में, वो क्या करते हैं, वो करते हैं वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होता है उनका। तो एक थर्मल स्पीड होती है उनकी, किस थर्मल स्पीड से, मीन्स एट रूम टेम्परेचर पे जो भी हीट मिलती है उससे वो जनरली वाइब्रेशन करते रहते हैं। तो वो हमको थर्मल स्पीड कैलकुलेट करनी है पहले तो, और फिर उसका हम कंपैरिजन कर लेंगे किससे, इस ड्रिफ्ट स्पीड से, जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड निकाली है ना हमने 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, इसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे उस थर्मल स्पीड का, ओके। तो हमको पार्ट बी का सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में पूछ रहे हैं ये थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम के साथ हम कंपैरिजन करेंगे इसका। बी पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं, चलिए। तो देखिए थर्मल स्पीड हमको यहाँ निकालनी है। तो देखिए थर्मल स्पीड आपने क्लास 11th में जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाला चैप्टर पढ़ा था, वहाँ हमने थर्मल स्पीड की बात की थी, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वो मैं आपको यहाँ बताऊँ अगर, तो E = 3/2 kBT एक एनर्जी होती है, सिंपल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स या फिर कोई भी एटम है या किसी भी चीज़ की जो एनर्जी की अगर हम बात करें तो वो ये रहती है, T इज टेम्परेचर, यहाँ पे KB इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, E इज एनर्जी। सिंपल एनर्जी का रिलेशन रहता है ये टेम्परेचर के साथ। तो ये जो एनर्जी है, अगर मोशन है तो यहाँ पे 12 mv², कुछ इस तरीके से हम वहाँ पे लिखते हैं। सिंपल सी बात है, काइनेटिक एनर्जी को एनर्जी से यहाँ डिनोट करें तो 3/2 kBT कुछ इस तरह से आती है, ठीक है। यहाँ हाफ से हम हाफ को कैंसिल कर लेंगे तो mv² ये जो वैल्यू आती है v उसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं यहाँ पर। डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे लिखें तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 kB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन m, दिस इज मास। एटम्स इलेक्ट्रॉन्स किसी की भी बात कर रहे हो, एनर्जी हो, तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी v² है, तो इसका यहाँ पे अंडर रूट में कर देते हैं इसको। सो दिस इज यहाँ पे होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब एक चीज़ यहाँ मैं आपको थोड़ा सा अगर बताऊँ तो देखिए NCERT में जो यूज़ किया है वो यहाँ ये 3 को यूज नहीं किया, वहाँ पे डायरेक्ट kBT/m ये रिलेशन यूज़ किया है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहें या फिर थर्मल स्पीड कहें, कॉपर एटम्स की जो भी वाइब्रेशनल स्पीड होती है उनकी, तो ये 3 को यूज नहीं किया, बिकॉज वहाँ पे इनका एक तो टारगेट ये है कि हम केवल डिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं कि जो थर्मल स्पीड है, जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है एटम्स की, वो किन क्वांटिटीज़ पे डिपेंड कर रही है। बस इनका मेन टारगेट ये है कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर और मास ऑफ दैट एटम या फिर इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो, कोई भी एंटिटी हो, किन चीज़ों पे डिपेंड करी, तो उन्होंने 3 को नहीं लिया है। दूसरा रीज़न इसका ये है कि आप इसको देखिए, ये जो वेलोसिटी दी हुई है, अगर ये 3 डायमेंशनल है, ये वेलोसिटी अगर 3 डायमेंशनल है तो हम इसको अलग अलग लिखेंगे, है ना। कैसे लिखेंगे अलग अलग,
इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इस वेलोसिटी को कैसे डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट में, अगर हाफ एम वी स्क्वायर है ये, ठीक है, अगर वो वी स्क्वायर जो वेलोसिटी है वो अगर एक्स डायरेक्शन में है तो इसको हम लिख देंगे हाफ के बी टी, ओके। वाई डायरेक्शन में है तो उसको हम लिख देंगे हाफ के बी टी, ओके। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया 1/2 1/2 के। और z डायरेक्शन में है तो हाफ एम वी स्क्वायर जेड, तो इसको एवरेज के साथ कुछ ऐसे लेके चलते हैं, इक्वल्स टू हाफ के बी टी। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3/2 के बी टी, ठीक है। वो सिंपल एक वैल्यू होगी जो मीन वैल्यू है उसकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल। तो अगर किसी एक डायरेक्शन में अगर हम यहाँ लेके चलें, क्योंकि कंडक्टर है तो उसमें तो फ्लो अगर एक डायरेक्शन में है तो एक ही डायरेक्शन के लिए लेके चलें, तो हम यहाँ निकालेंगे तो हाफ से ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो जो वी स्क्वायर अगर एक्स है या फिर वाई है या फिर जेड है, तो वो जो आएगी निकल के रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो वो तो यहाँ से सिंपल है कि के बी टी अपॉन एम, वही रिलेशन मिलेगा जो NCERT में गिवन है। तो ये स्क्वायर को हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे ये अंडर रूट हो जाएगा, तो सिंपल VRMS। इसको यहाँ डिटेल में मैंने नहीं समझाया है, तो सिंपल ये दिस इज थर्मल स्पीड या फिर कहें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ओके, दिस इज के बी टी अपॉन एम। तो ये रीज़न हो सकता है फॉर्मूलाज यूज़ करने का, तो वो वही जो NCERT वाला है वही हम यूज़ कर लेते हैं। तो VRMS जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है या फिर थर्मल स्पीड है, उसको हम यहाँ यूज़ करेंगे इन अंडर रूट के बी टी, मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो पहले मैंने वैल्यूज़ को लिख लिया है यहाँ पे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू को अपॉन एम, ओके। तो ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे इसे कैलकुलेट करने के लिए, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका कोई यूज़ है नहीं, थोड़ा सा वैसे डिटेल में दे दिया था आपको। ये क्लास 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में मिल जाएगा, NCERT में पढ़ा भी होगा आपने ये। तो वैल्यूज़ लगा लेते हैं डायरेक्ट। तो VRMS या फिर थर्मल वेलोसिटी लिख देता हूँ मैं इसको डायरेक्ट, ठीक है, VT थर्मल वेलोसिटी से डिनोट कर देते हैं। तो ऐसे निकालेंगे थर्मल वेलोसिटी को, KB इज दिस, KBT टेम्परेचर, M मास ऑफ, यहाँ पे कॉपर एटम की बात करें तो कॉपर एटम का मास कितना है वो हम यूज करेंगे। पहले हम निकाल चुके थे, इसको हमने डिलीट कर दिया, उसे देखेंगे फिर से एक बार और, ठीक है। KB ये वैल्यू लगाएंगे 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर रूम टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर इसने कहा है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो NCERT में लिया है वो 300 केल्विन लिया है, या फिर 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि एक रूम टेम्परेचर होता है नॉर्मल। तो 300 केल्विन, यूनिट्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सारी यूनिट्स नहीं लिख रहे यहाँ पे, तो 300 केल्विन में ही यूज़ करेंगे। और इसका अंडर रूट है अपॉन एम। एम क्या है, मास ऑफ कॉपर एटम, अभी हमने बात की थी मास ऑफ कॉपर एटम। तो मास ऑफ कॉपर एटम क्या है, 1 कॉपर एटम कितना है, इसी से निकाला था हमने, किससे, 63.5 यूनिट जो एटॉमिक मास है। तो क्या बताया था फॉर्मूला हमने, मास ऑफ 1 कॉपर एटम मींस एटॉमिक मास इन ग्राम 63.5 ग्राम। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला इसे यूज कर लेते हैं, मैनुअली मैंने आपको समझा दिया था। अपॉन क्या, एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, ओके। मास ऑफ दिस इज इन ग्राम, तो हम यहाँ किलोग्राम में करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10⁻³ से इन किलोग्राम। सो दिस इज मास ऑफ 1 कॉपर एटम। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं डायरेक्ट इस वैल्यू को, ओके। तो m की जगह ये लगा देते हैं 63.5 इंटू 10⁻³ अपॉन दिस 6.02 इंटू 10⁻23, ओके। दिस इज मास ऑफ 1 कॉपर एटम। अब हमको यहाँ इसे सॉल्व करना है, इस कंप्लीट कैलकुलेशन को। तो हमको यहाँ मिल जाएगा VT इक्वल्स टू वॉट, एक तो देखिए 1.38 इंटू ये कंप्लीट टर्म ऊपर पहुँच जाएगी इंटू 6.02 दिस इंटू 10⁻3। देखिए एक चीज़ और, 63.5 -3 होगा ये, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो -3 में आएगा।
पहले भी चेक कर लेना, फर्स्ट वाली टर्म में हमने वहाँ -3 ही किया था, जब भी देख लेना, अगर +3 है तो उसे सही कर लेना। वैसे -3 ही किया था जब भी हमने 63.5 ग्राम की जगह किलोग्राम में यूज़ किया था। ठीक है, ग्राम को चेंज करेंगे किलोग्राम में तो -3 आएगा, ये 63.5 -3। ओके, और ये 6.02 ये ऊपर ले जाते हैं, इसको कितना हो जाएगा, इसको भी साथ में नोट कर लेते हैं, किसको से 10⁻23 को, फिर ये परेशान करेगा। ओके, इंटू 300 और ये पूरी वैल्यू ऊपर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻³ अपॉन 63.5 इंटू 10⁻³ इन अंडर रूट। ओके, तो अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हटेंगी। देखिए सॉरी 6.02 इंटू 10⁻23 है, ये भी हमने यहाँ गलत कर दिया, 6.02 इंटू 10⁻23, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर है ना, तो 23 है, ये वैल्यू 23 है, 10⁻23। तो ये 23 प्लस के और ये माइनस के, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 हो जाएगा सिंपल। 23 प्लस 23 माइनस 23 0, 10⁻0 की वैल्यू 1। और क्या होगा, देखिए यहाँ से 10⁻³ को ऊपर ले जाते हैं, एक आएगा 1.38 इंटू क्या है 300 इंटू 6.02 अपॉन 63.5, और ये वाला 10⁻³ को हम ऊपर ले गए तो हो गया प्लस का 10⁻³ और ये अंडर रूट में है। तो देखिए पहले तो हम यहाँ 10 टू पावर को हटा लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो उसको निकालने के लिए 1 0 यहाँ से लेते हैं, तो इसको कर देते हैं 10⁻4, तो ये बाहर निकल जाएगा, 10 टू पावर इंटू 2 हो जाएगा। तो अब स्क्वायर रूट किसका निकालना है हमको, इस वैल्यू का निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली जो टर्म है कंप्लीट, उसको मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखे देता हूँ, वो आप खुद कर लेंगे इन तीनों का मल्टीप्लाई। ओके, तो पहले तो करेंगे आप 1.38 और 30 का मल्टीप्लाई, 1.38 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 41.4 इंटू 6.02 अपॉन 63.5 इन अंडर रूट इंटू 10⁻²। ओके, अब आप करेंगे 41.4 और 6.02 का मल्टीप्लाई, इसको भी मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ आपको, वो होगा 249.228 अपॉन ये है 63.5 इंटू 10⁻², और इतना पार्ट स्क्वायर रूट में। ठीक है, अब ये वाला आप डिवाइड करेंगे 63.5 से, इसमें डिवाइड करेंगे तो वो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिखे देता हूँ फिर से, वो होगा 1.98 इंटू 10⁻²। सॉरी, वो 1.98 नहीं होगा, 3.92, वो अंडर रूट के बाद होगा 3.92 इन स्क्वायर रूट। इसको डिवाइड करेंगे जब आप इससे तो वो होगा 3.92 और फिर स्क्वायर रूट है ही, मल्टीप्लाई 10⁻², वो स्क्वायर रूट से बाहर है। तो ये थर्मल वेलोसिटी हम निकाल रहे हैं। इसका जब आप अप्रॉक्स ये 4 लेके चल सकते हैं, तो इसका जो आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 1.98 इंटू 10⁻², ये आएगी वैल्यू, या फिर कहें 2 इंटू 10⁻², अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना, 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। ये एनसीईआरटी में गिवन है वैल्यू। जो थर्मल वेलोसिटी है वो कितनी है, दिस इज थर्मल वेलोसिटी व्हाट, 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। दिस इज थर्मल वेलोसिटी ऑफ, ये किसकी है, ये है कॉपर एटम की, ऑफ कॉपर एटम। ओके, ये किसकी थी, ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन दोनों का अब हमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ओके, देखते हैं इसका कंपैरिजन करके। तो इसे तो यहाँ से हटा लेते हैं इस पार्ट को, इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, पहले ही बता दिया मैंने आपको। कंपैरिजन और कर लेते हैं। इसने कहा है ना कि जो भी आप निकालेंगे ना थर्मल स्पीड, उसका कंपैरिजन कर लेना आप कंडक्शन की एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड से। तो VD अपॉन VT कर लेते हैं तो कंपैरिजन आ जाएगा। VD कितना है, 1.1 इंटू 10⁻³ VT कितना है, दिस 2 इंटू 10⁻²। इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ -2 -3 और -2 -5। केवल ऑर्डर की बात करें
ये 10 टू पावर जो भी फैक्टर आएगा उसके साथ लेके चलें तो ये कुछ ऐसे होगा, VD इक्वल्स टू VT मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर माइनस 5 के ऑर्डर में। बाकी का ये वाली टर्म हमने यहाँ से इग्नोर कर दी है, तो 10 टू पावर को ही हम लेके चल रहे हैं बस ओनली। तो VD इक्वल्स टू VT का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये इस रिलेशन के साथ होगा टर्म। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देखिए VD VT से छोटा है क्योंकि ये माइनस की फॉर्म में मल्टीप्लाई में है, ठीक है। या फिर ये कहेंगे VT इक्वल्स टू, ये इसके नीचे आ जाएगा VD अपॉन 10 टू पावर माइनस 5, या फिर लिख देंगे VD इंटू 10 टू पावर 5। तो बड़ा कौन हुआ, थर्मल स्पीड बड़ी हुई नहीं हुई, किस फैक्टर से, बाय द फैक्टर ऑफ 10 टू पावर 5। 10 टू पावर 5 टाइम्स हो गई थर्मल स्पीड किसकी, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम इज 10 टू पावर 5 टाइम्स ऑफ ड्रिफ्ट एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या फिर ये कहेंगे, सिंपल लिख देंगे आप कि VD इज वेरी वेरी लेस देन VT, या फिर थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम, ठीक है। थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम इज वेरी वेरी ग्रेटर देन द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन बाय द फैक्टर ऑफ, या फिर ये लिखेंगे एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज मच स्मॉलर देन थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम बाय द फैक्टर ऑफ 10 टू पावर माइनस 5 टाइम्स, ओके। इस फैक्टर से इतनी कम है, इस फैक्टर के हिसाब से ये कम है, कौन, ड्रिफ्ट स्पीड कम है किस फैक्टर से, 10 टू पावर माइनस 5 टाइम से, ओके। तो ये हो गया इसका कंपैरिजन। अब नेक्स्ट देखना है हमको स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, फिर इसको इसके साथ कंपैरिजन करना है VD के साथ। तो ये निकाल लेते हैं, ओके। चलिए, तो इन वैल्यूज़ को निकालना है, बस कंपैरिजन करना है और कुछ नहीं है। ये कैलकुलेशन आप नोट कर लेंगे इजीली। और देखिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जब भी हम अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कंडक्टिंग वायर में अप्लाई होगा, जैसे कि ये कंडक्टिंग वायर है कोई, ओके, दिस इज ए कंडक्टर वायर, और हमने इस कंडक्टर वायर से को एक बैटरी से कनेक्ट किया और पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पे अप्लाई किया V, ओके। V अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट मोशन जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसके जस्ट अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा जो कि किसका, ड्रिफ्ट मोशन का कॉज है, ये लिखा है इसने, विच कॉज इज द ड्रिफ्ट मोशन, इसका कॉज है कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपेगेशन की स्पीड बताइए, पहले तो ये निकाल लीजिए, फिर उसको कंपैरिजन कर लीजिए VD के साथ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोपेगेट करेगा, मींस जो बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसी स्पीड से बनेगा, मींस यहाँ से यहाँ तक। देखिए जैसे ही हम अप्लाई करेंगे बैटरी से तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तो जैसे ही अप्लाई करेंगे वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बन जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट तो करेगा ही, सिंपल सी बात है, लेकिन वो किस स्पीड से करेगा, वो करेगा बाय द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से। क्यों करेगा, 3.3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये तो होती है स्पीड ऑफ लाइट। और इससे क्यों करेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट, लाइट क्या है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड से ही यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव अगर हम कहें, इसमें जो ट्रांसफ़र होगा, जो वेव ट्रांसफ़र होगी एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो इस स्पीड से ही बनेगी। मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपेगेट करेगा यहाँ से यहाँ तक, वो इस स्पीड से ही प्रोपेगेशन होगा उसका, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और
ड्रिफ्ट स्पीड क्या थी, अभी हमने निकाली थी, दिस इज 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये किसकी है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, this is the speed of propagation of electric field and this is the drift speed of conduction electrons। ये ध्यान रखना है, of conduction electrons। ये किसकी है, conduction electrons की है। तो इनको भी कर लेते हैं क्या, कंपेरेटिव स्टडी। तो VE अपॉन VD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, केवल हम 10 टू के पावर फैक्टर में लेके चलें तो 10⁸ ये तो ऊपर जाएगा, ये तो 10⁻11 हो जाएगा। तो VE 10⁻11 ही हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये VE इक्वल्स टू VD इंटू 10⁻11। तो फिर से यहाँ देखिए ड्रिफ्ट स्पीड का 10⁻11 टाइम्स ज़्यादा है कौन, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्पीड है। ओके, तो या फिर ये लिखें कि VD इक्वल्स टू ये 10⁻, इसके नीचे आ जाएगा तो VE इंटू 10⁻11, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो फिर से लिखेंगे हम, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलर बाय द फैक्टर ऑफ 10⁻11। ठीक है, इस फैक्टर से स्मॉलर होगा किससे, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्पीड से या फिर वेलोसिटी से, जो भी है। ठीक है, सो दिस इज द कंपैरिजन विद प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन हो चुका है इसका। तो ये पार्ट हो गया 2 का, अभी इससे पहले हमने किया था ये 1 वाला। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ NCERT एग्जाम्पल 3.1। सो थैंक यू फॉर टुडे।